बीरबल और वह चपरासी जिसने दरबार की सारी लफड़ों में छुपा सच उजागर कर दिया। बादशाह अकबर के समय में एक अजीब बात मशहूर थी, जहां बीरबल हो वहां झूठ की दाल भी बिना नमक के पकती है। लेकिन उस महीने में दरबार कुछ ज्यादा ही नमकीन हो गया था। वजह लफड़े। जी हां, लफड़े यानी फुसफुसाहटें, कानाफूसियां, आधी अधूरी बातें जो एक दरबारी से दूसरे तक हवा की तरह चलती और फिर तूफान बन जाती। कोई कहता बीरबल अब बूढ़ा हो गया है, उसकी चतुराई खत्म हो रही है। दूसरा कहता मुल्ला 2 पैसा अब अकबर के कानों में ज्यादा घुस रहा है। तीसरा पूछता क्या बीरबल हर रोज दही चूरा खाकर दरबार की योजनाएं ही बदल देता है। बीरबल तक सब पहुंचता, पर वो चुप रहता, मुस्कुराता और हर बात को हंसी में उड़ाता। लेकिन एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। जब लफड़े दरबार की कुर्सियों तक पहुंच गए, दरबार में अचानक अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को हर निर्णय में दरबार की मंजूरी लेनी होगी। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल के चेहरे पर भी पहली बार हल्की सी भौहें उठीं। हुजूर, बीरबल ने कहा, यह नया नियम क्यों? अकबर ने कहा, कुछ दरबारियों का कहना है कि अब तुम्हारी सोच पक्षपाती होती जा रही है। अब हर राय जन सहमति से ही मान्य होगी। बीरबल हंसे, लेकिन आंखों में कोई और बात थी। हुजूर, अगर यह दरबार जन सहमति पर चलेगा तो फिर राजा की जरूरत ही क्या है? अकबर मुस्कुराए। जवाब समझदारी वाला है बीरबल, लेकिन अब इस दरबार में हवा बहुत उलझ चुकी है। हमें सच जानना होगा, इन लफड़ों के पीछे कौन है? एक गुमनाम चिट्ठी और चपरासी का नाम। अगली सुबह बीरबल को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर तुम सच में चतुर हो तो जाकर देखो, तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी का नाम उसी किताब के पिछले पन्ने पर है जिसे कोई पढ़ता ही नहीं, और जो पढ़ता है वो खुद बोल नहीं सकता। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी, फिर उठ खड़े हुए, सीधा पहुंचे दरबार की दस्तावेज शाखात में। वहां बैठा था रामू चपरासी, पतला, खांसता हुआ, थोड़ी झुकी कमर वाला, लेकिन आंखों में ऐसी तेजी कि जैसे हर दरबारी की चप्पल की आवाज पहचानता हो। बीरबल बोले, रामू, तुम यहां कितने वर्षों से हो? रामू ने सिर झुकाया। हुजूर, 18 बरस से। हर दस्तावेज की फाइल, हर दरबारी की शिकायत, हर हंसी का झूठ और हर आंसू की चिट्ठी, सब मेरी आंखों से गुजरी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और क्या तुमने कभी कोई चिट्ठी दरबार में घूमती देखी है जो शायद किसी की बदनामी के लिए हो? रामू ने पल भर को खांसा और कहा, हुजूर, लफड़े उन दीवारों से नहीं टकराते जहां सुनने वाले मौजूद हों। वे फर्श के नीचे से चलते हैं, जूते से जूते के बीच से, और कभी कभी मेरे पास से भी। बीरबल चौकन्ने हो गए। तो तुम जान सकते हो कि दरबार की हवा कौन बिगाड़ रहा है? रामू ने धीरे से कहा, जानता नहीं, लेकिन सुना बहुत कुछ है। रामू चपरासी की लफड़ा डायरी। रामू ने बीरबल को एक छोटी सी किताब दिखाई, पुरानी, धूल जमी, जिसके पन्ने स्याही से नहीं, संकेतों और कोढ़न से भरे थे। बीरबल ने पूछा, यह क्या है? रामू बोला, यह है लफड़ा डायरी। मैं जब जब किसी दरबारी को किसी को बदनाम करते सुनता या गलियारे में कोई कानाफूसी पकड़ता तो उसका सार एक संकेत में यहां दर्ज करता। बीरबल ने पन्ने पलटे। मकर संक्रांति से पहले गुलाब के इत्र में जहर। तलवार की म्यान से ज्यादा चलती है जूतों की नोक। जिसने बीरबल को बेकार कहा उसने अकबर की पीठ पर थपकी दी। सब कुछ प्रतीकों में, लेकिन बीरबल अब समझ चुका था साजिशें कहां पनप रही थीं। बीरबल की योजना, लफड़े की अदालत। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब सी सभा बुलवाई। नाम रखा गया, लफड़े की अदालत। अकबर ने पूछा, यह क्या तमाशा है? बीरबल बोले, हुजूर, आज हर दरबारी को मैं एक वाक्य दूंगा, वही जो लफड़ों में उड़ा था, और उसे साबित करना होगा कि वह या तो सच था या झूठ। दरबारियों को एक एक करके बुलाया गया। पहला वाक्य, बीरबल अब बूढ़ा हो गया है। दरबारी सकपकाया, मैंने मजाक में कहा था। बीरबल बोले, मजाक कभी कभी हथियार बन जाता है। दूसरा वाक्य, मुल्ला 2 पैसा अब दरबार का असली नीति निर्माता है। मुल्ला बौखलाया, किसने कहा? बीरबल बोले, लफड़े चुपचाप नहीं आते, उनकी आवाज दस्तावेजों में छुपी होती है। तीसरा वाक्य, रामू चपरासी सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे चुप रहता है।
पूरा दरबार चुप। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन वो अब चुप नहीं रहेगा। रामू का खुलासा, असली षड्यंत्र का नाम। रामू खड़ा हुआ, थरथराते हाथों से डायरी खोली और बोला, जिस नाम की लफड़े में सबसे ज्यादा गूंज है वो है दरबारी हरिकिशन लाल। हरिकिशन चौंके। मैं? लेकिन मैं तो, रामू बोला, आपके नौकर हर सुबह दरबार में दस्तावेज रखकर पीछे से कानाफूसी करते थे। आपने बीरबल के खिलाफ योजनाएं बनाई थीं। सब यहां लिखा है। हर सुबह गुलाबजल के साथ आती थी बदबू। हरिकिशन लाल गुस्से में बोले, तुम तो बस एक चपरासी हो। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। चपरासी वो होता है जो दरबार की गंदगी साफ करता है, और आज रामू ने साफ किया तुम्हारे झूठ का कीचड़। अकबर का फैसला और एक नई घोषणा। अकबर ने कहा, हरिकिशन को 1 महीने के लिए दरबार से निकाला जाता है और रामू चपरासी को दरबारी सत्यवाचक की उपाधि दी जाती है। रामू रो पड़ा। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारे जैसा कोई नहीं रामू। तुम्हारी चुप्पी में वो सच्चाई थी जो हमारी गूंज में भी नहीं। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जब दरबार समाप्त हुआ और सब जाने लगे, रामू चुपचाप बीरबल के पास आया और एक और पन्ना पकड़ाया। हुजूर, ये आखिरी पन्ना बचा था। इसमें लिखा है, जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे गहरा राज जानता है, और वो चपरासी नहीं है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? रामू बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन यह पन्ना उसी दरबार की अलमारी में मिला जहां राजा की चिट्ठियां बंद होती हैं। बीरबल ने पन्ना उलटा पलटा और फिर अचानक चौंक गए। यह तो अकबर की हस्तलिपि है, लेकिन इसमें किसी और ने कुछ जोड़ा है। बीरबल ने धीरे से कहा, कहीं दरबार की सारी लफड़ों का असली सूत्रधार हमारे बीच ही तो नहीं? जब बीरबल ने कहा, हर बात हवा से नहीं आती, कुछ बातें हवा को भेजने वाला भी होता है, बीरबल की नजर उस पन्ने पर थी जिसे रामू ने उन्हें थमाया था। पन्ने में 2 अलग अलग हस्तलिपियां थीं। पहली अकबर की, सीधी, मजबूत और रोशनाई से गाढ़ी। दूसरी हल्की, तिरछी लेकिन चालाक, जैसे किसी ने राजा की चिट्ठी में चुपचाप झर घोल दिया हो। अकबर ने लिखा था, बीरबल अब उम्रदराज हो चला है, लेकिन अभी भी सबसे भरोसेमंद है। नीचे किसी और ने जोड़ा था, पर भरोसे के नीचे अक्सर घमंड पलता है। अगर उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह राजसभा को नुकसान पहुंचा सकता है। बीरबल ने अपनी आंखें उठाईं। रामू चुप खड़ा था। दरबार खाली हो चुका था। बस ये 2 बुद्धिमान पुरुष और एक राज की परतें थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, रामू, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पन्ना राजा की अलमारी से मिला था? रामू बोला, हां हुजूर। कल जब हरिकिशन को दंड मिला और दस्तावेजों की छंटनी हुई, तभी यह पन्ना मिला। बीरबल बोले, तो अगर यह राजा की अलमारी में था और इसमें किसी और की लिखावट है, तो इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वहां पहुंचने का विशेषाधिकार है। रामू धीरे से फुसफुसाया, मतलब दरबार का ही कोई भरोसेमंद अधिकारी। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। या फिर खुद राजा का परछाई, वह जिसे सब देखते हैं पर पहचानते नहीं। अगली सुबह बीरबल का मौन और एक चुनौती। बीरबल अगली सुबह दरबार में एकदम चुप थे। न सलाह, न हंसी, न कोई प्रतिक्रिया। दरबारी परेशान, अकबर हैरान। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा चुप रहना किसी तूफान की आहट है क्या? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, दरबार में कोई ऐसा है जो आपकी छवि के नीचे अपनी कलम चला रहा है। मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक उस हाथ को पकड़ ना लूं। अकबर गंभीर हो गए। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो बीरबल? नहीं, जहां शक होता है वहां दोस्ती नहीं टिकती, और मैं अभी भी आपका मित्र हूं। यह सुनकर दरबार गूंज गया। बीरबल की योजना। बिना नाम वाला दस्तावेज। उस शाम बीरबल ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा गया, अकबर को हटाकर बीरबल को असली शासक बनाना चाहिए। बीरबल तो अब आधे दरबार को चला ही रहा है, क्यों ना पूरा राज्य उसी को सौंप दिया जाए। चिट्ठी को उन्होंने जानबूझकर दरबारी तिजोरी के पास गिरा दिया, ताकि वो सही व्यक्ति के हाथ लगे, वही जो छुपकर दरबार को चला रहा था। 3 दिन बीते, कोई हलचल नहीं। चौथे दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनकी आंखों में संदेह था। बीरबल, मुझे ये चिट्ठी मिली है। उन्होंने वही चिट्ठी आगे बढ़ाई।
क्या तुम राजा बनना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, मैं चाहता हूं कि आप देखें वह कौन है जो आपको यह चिट्ठी लाकर देता है और साथ में यह कहता है कि अब बीरबल खतरनाक हो गया है। अकबर चौंक गए। तुम ये कहना चाहते हो यह चिट्ठी भी एक जाल थी? बिल्कुल, और उस जाल में जो पहला नाम फंसेगा वही असली लेखक है, क्योंकि जो यह चिट्ठी पहले पढ़ेगा वही उसे आपको सबसे पहले लाकर देगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। और यह चिट्ठी मुझे किसने दी? उन्होंने रुककर कहा, राजकवि अमीचंद ने। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन दरबार में सब एकत्र हुए। बीरबल और रामू सबसे पीछे खड़े थे। बीरबल ने कहा, आज हम दरबार की सबसे सुसंस्कृत आवाज को सुनेंगे, जो हर बार ज्ञान के गीत गाता है और चुपचाप दूसरों के कानों में झर घोलता है। राजकवि अमीचंद को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, क्यों अमीचंद, आपने अकबर को वो चिट्ठी क्यों दिखाई? अमीचंद बोले, मैंने सोचा राजा को पता होना चाहिए कि दरबार में कौन उनकी जगह लेना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, और अब वो जगह तुम्हारी होगी, जेल की कोठरी में। सब चौंके। बीरबल ने चिट्ठी को निकाला और कहा, इसकी दूसरी हस्तलिपि का मिलान हमने उन कविताओं से किया है जो अमीचंद हर सप्ताह राजा को भेंट करते हैं। अक्षर, लय, स्पेसिंग सब एक जैसे। अमीचंद घबरा गया, लेकिन मैंने तो सिर्फ लफड़े फैलाए, दरबार को बांटा, बीरबल के विरुद्ध माहौल बनाया और राजा को भ्रमित किया। बीरबल बोले। अकबर ने कहा, अब मैं जान गया हूं कि कभी कभी सबसे मीठा बोलने वाला सबसे जहरीला होता है। रामू को मिला आखिरी सम्मान। बीरबल ने आगे कहा, और जिस सच्चे आदमी ने इन झूठों की गूंज के बीच सच्चाई की आवाज बुलंद की, वह कोई राजकवि, मंत्री या वजीर नहीं, बल्कि रामू चपरासी है। अकबर बोले, रामू, अब से तुम केवल चपरासी नहीं, दरबार प्रहरी कहलाओगे, जो दरबार की नब्ज समझता है और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी करता है। रामू की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार गर्व से भीगी हुईं। अंतिम संवाद और सच्ची शांति। बीरबल और अकबर अकेले बाग में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, जब तुम चुप हुए थे तो सबसे ज्यादा शोर मेरे मन में था। अब जब तुमने सब सुलझा दिया है तो मन शांत है। बीरबल हंसे, हुजूर, कभी कभी शांति पाने के लिए शोर को समझना जरूरी होता है, और शोर वहां नहीं होता जहां लोग चिल्लाते हैं, बल्कि वहां होता है जहां लोग धीरे से बोलते हैं और पीछे झर छुपा होता है। अकबर बोले, अब से दरबार में जो सबसे कम बोलेगा उसे हम सबसे ध्यान से सुनेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, और उसी शाम रामू ने वह लफड़ा डायरी आग में डाल दी, क्योंकि जहां सच सामने आ जाए वहां फुसफुसाहटों की जरूरत नहीं होती। समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो बुजुर्ग दरबारी जिसने कहलवा दिया कि बीरबल सबसे छोटा बच्चा है। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। मोती से जड़ी दीवारें, इत्र से महकता फर्श और ऊपर से उस सुनहरी छत से छनकर आती धूप, सब कुछ जैसे ये बता रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। लेकिन अकबर खुद थोड़े खिन्न थे। उनका चेहरा वैसे ही तनाव में था जैसे दरबार में खाने के वक्त खीर न मिले। वो कुर्सी पर टिके बैठे थे, एक हाथ से मूंछों को घुमा रहे थे और दूसरे हाथ से बीरबल की तरफ इशारा कर रहे थे। बीरबल, अकबर बोले, तुम्हारी समझदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। कुछ बुजुर्ग दरबारियों की राय में तुम्हारी सोच अब बच्चों जैसी हो गई है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर बच्चा होना मतलब है कि दिमाग खुला हो तो फिर मैं गर्व से कहता हूं, मैं सबसे छोटा बच्चा हूं। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी एक भारी आवाज ने सबकी हंसी को बीच में ही काट दिया। सच कहूं, जहां अपना बीरबल अब उतना गूढ़ नहीं रहा जितना पहले था। यह आवाज थी दरबार के सबसे बुजुर्ग, सबसे शांत और सबसे कम बोलने वाले दरबारी की, ख्वाजा अब्दुल कादिर। उम्र 90 के पार, लेकिन शब्दों की धार अभी भी तलवार जैसी। उनके बोले शब्दों की गूंज सीधा बीरबल के आत्मविश्वास को ठोक रही थी। बीरबल अब बच्चा है। हां, मैं कह रहा हूं बच्चा, सोच का बच्चा, समझ का बच्चा, चालाकी का नहीं लेकिन परिपक्वता का बच्चा। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल पहली बार कुछ पल को चुप रहे। अकबर ने आंखें सिकोड़कर कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे बीरबल? बीरबल धीरे से मुस्कुराए, हुजूर, जवाब दूंगा, लेकिन आज नहीं,
आज नहीं, क्योंकि मैं एक खेल खेलने वाला हूं, ऐसा खेल जिसमें पूरा दरबार शामिल होगा और जवाब खुद अपने आप बोल पड़ेगा। बीरबल की चाल, सोच का आईना। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक ऐलान कराया, आज शाम सोच का आईना प्रतियोगिता होगी। हर दरबारी को एक सवाल मिलेगा और जवाब देगा वो जैसा कोई बच्चा दे सकता है। अगर उनका जवाब सही हुआ तो समझा जाएगा कि वे अभी भी बच्चा हैं, खुले दिमाग वाले, और अगर नहीं तो फिर बुजुर्ग सिर्फ उम्र से होंगे, सोच से नहीं। बुजुर्ग दरबारी अब्दुल कादिर ने झुर्रीदार मुस्कान दी। बड़ी अजीब प्रतियोगिता है बीरबल, लेकिन हम भी देखेंगे तुम्हारा आईना कितना चमकता है। शाम ढली, दरबार में एक विशेष मंच सजाया गया। बीरबल ने उसे नाम दिया बुद्धि का झूला, मासूमियत का तौल। हर दरबारी को बुलाया गया। सवाल, उत्तर और ताली या ठहाके, इसी पर आधारित था खेल। पहली चुनौती, सवाल जो मुर्गी से टकराया। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, अगर एक मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो 4 मुर्गियां 4 दिन में कितने अंडे देंगी? दरबारी कुछ सोचने लगे, माथा खुजाने लगे। 4 मुर्गियां 4 दिन में, अरे हां, 16 अंडे। बीरबल ने कहा, गलत, एक बच्चा जवाब देता। 4 मुर्गियां तो रोज 4 अंडे देंगी, 4 दिन में तो 16 ही हुए। लेकिन बच्चा यह भी कहता कि अगर किसी दिन मुर्गी को सर्दी हो जाए तो? दरबारी सकपकाया। बीरबल बोले, सोच, जब नियमों में बंधेगी तब बच्चे जैसे जवाब नहीं आएंगे। खुलापन चाहिए, थोड़ा अटपटा, थोड़ा सच। अकबर मुस्कुराए। दूसरी चुनौती, अब्दुल कादिर की बारी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं खुद उस बुजुर्ग दरबारी से एक सवाल पूछना चाहूंगा जो मुझे सबसे छोटा बच्चा कहते हैं। अब्दुल कादिर उठ खड़े हुए। पूछो, जबान और सोच दोनों तैयार हैं। बीरबल बोले, मान लीजिए आप एक पुल के ऊपर हैं और एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ एक कुआं, आप कहां जाएंगे? कादिर बोले, पुल पर ही रुकूंगा, सोच समझकर। बीरबल बोले, बिल्कुल, लेकिन एक बच्चा कहता, मैं शेर से कहूंगा, आपकी शान के लिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपसे लिपट कर। और शेर डर जाएगा कि बच्चा कुछ जानता है, और कुएं में कूदना तो मूर्खता है, लेकिन डर से दोस्ती कर लेना बच्चा सिखा सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरी चुनौती, एक नकली बीरबल। दरबार में एक नया मोड़ तब आया जब एक नकाबपोश शख्स सामने आया और बोला, मैं असली बीरबल हूं, और ये जो यहां बैठा है वो तो सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। अकबर चौंके। क्या बकते हो? वो बोला, मुझे एक मौका दो, मैं 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनके जवाब असली बीरबल ही दे सकता है। बीरबल शांत रहे। नकाबपोश ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक राजा से लेकर भिखारी तक के पास होती है लेकिन कोई दिखा नहीं सकता? बीरबल बोले, सपने। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब देना हर कोई जानता है लेकिन सवाल आते ही चुप हो जाता है? बीरबल हंसे, तुम कौन हो? और तीसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी की जरूरत होती है लेकिन करने वाला खुद समझता है कि वो मूर्ख है? बीरबल ने कहा, सच बोलना। नकाबपोश कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने नकाब हटाया और सब दंग रह गए। वो था खुद अब्दुल कादिर। खुलासा, बुजुर्ग दरबारी की साजिश या परीक्षा? क्या? अकबर चौंके, तुम ही नकाब में थे? अब्दुल कादिर मुस्कुराए, मैंने कहा था ना, बीरबल अब बच्चा है और बच्चे से ही बच्चा पहचानेगा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारा दिमाग फिर से उड़ान भरे। तुम खुद से पूछो कि क्या तुम अब भी वही तेज बीरबल हो? और तुमने साबित कर दिया, तुम सबसे छोटे हो, सोच में, जिज्ञासा में और खुलापन में। बीरबल ने झुककर कहा, और आप सबसे बड़े हैं समझ में, योजना में और अभिनय में। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक दरबार के बाहर से एक हरकारा दौड़ता आया। हुजूर, एक अजीब सा दरबारी खुद को बीरबल से भी बड़ा बीरबल कहता हुआ दरवाजे पर बैठा है। वो कहता है जिसने बीरबल को बच्चा कहा वही अब उसकी परीक्षा देगा, लेकिन इस बार वो कोई इंसान नहीं होगा। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? हरकारा बोला, वो कहता है कि बीरबल का सामना अब इंसान से नहीं बल्कि एक तोते से होगा। बीरबल ने एक धीमी मुस्कान दी, तो अब जानवर भी सोचने लगे हैं। चलिए देखते हैं बच्चे से बड़ा कौन निकलेगा, बूढ़ा
या उड़ता हुआ तोता? जब एक तोते ने बीरबल से कहा, तुम्हारी सोच पिंजरे में बंद है, और अकबर ने पूछा, क्या सच में? अगले दिन की सुबह दरबार में माहौल बदला बदला सा था। जिन गलियारों में रोज सिर्फ इंसानों की चालें गूंजती थीं, आज वहां एक हल्की सी फड़फड़ाहट हो रही थी, पंखों की। दरबार के मुख्य द्वार पर एक सुनहरा पिंजरा रखा गया था। उसमें एक तोता बैठा था, हरा भरा, चमकती आंखों वाला, जिसकी चोंच इतनी लाल थी मानो उसने अनार छक रखा हो। सबसे अजीब बात यह थी कि उसके गले में एक रेशमी स्कार्फ था जिस पर लिखा था, मैं बीरबल से बड़ा हूं और बोलने से ज्यादा सोचता हूं। दरबारियों की भीड़ उस पिंजरे के चारों तरफ जमा थी। कुछ हंस रहे थे, कुछ खिसिया रहे थे, और कुछ तो हैरान भी थे कि अब बीरबल की तुलना तोते से होने लगी है। अकबर अपनी जगह बैठे गहरा मुस्कुराए। बीरबल, उन्होंने कहा, अब तुम्हारी अगली परीक्षा इस पिंजरे के कैदी से है, और मुझे जानना है, क्या तुम्हारी सोच सच में उड़ान भरती है या सिर्फ एक बंद पिंजरे में फड़फड़ाती है? बीरबल उठे पूरे आत्मविश्वास से। हुजूर, अगर सोच ही उड़ने लगे तो पिंजरा सिर्फ प्रतीक रह जाता है, और प्रतीकों से डरना बुद्धिमानों का काम नहीं होता। उन्होंने पिंजरे की ओर देखा। तोते मियां, बीरबल बोले, आप कहते हैं कि आप मुझसे ज्यादा सोचते हैं। चलिए फिर एक खेल खेलते हैं, बिना उड़ान के, सिर्फ बुद्धि से। तोता चहक कर बोला, ठीक है बीरबल, लेकिन अगर तुम हार गए तो मानना पड़ेगा कि तुम्हारी समझदारी अब सिर्फ बोली की जुगाली है और मेरी चुप्पी असली उड़ान। पूरे दरबार में खामोशी छा गई। पहली चुनौती, तोते का प्रश्न। तोते ने सिर उठाया और बोला, अगर एक राजा रोज अपनी प्रजा से कहे, मैं तुम्हारा सेवक हूं, लेकिन हर दिन टैक्स बढ़ा दे, तो क्या वो सचमुच सेवक है? बीरबल मुस्कुराए। अगर कोई राजा अपनी प्रजा को सेवक कहे लेकिन उनकी आवाज न सुने, तो वो सेवक नहीं, अभिनेता है। पर अगर कोई सेवक चुपचाप हर बोझ खुद उठाए और प्रजा की भलाई करे, इवन अगर टैक्स बढ़े, तो वो असली राजा है। तोता कुछ क्षण चुप रहा, फिर बोला, चालाकी से बोले गए सच की महक आई। सही उत्तर। दूसरी चुनौती, बीरबल की बारी। बीरबल ने मुस्कुराकर पूछा, अगर एक तोता खुद को इंसानों से ज्यादा बुद्धिमान माने, लेकिन उसे उड़ने की पूरी आजादी ना हो, तो क्या वो सचमुच आजाद सोचता है? तोते ने कुछ देर गर्दन झुकाई, फिर बोला, जो सोच पिंजरे में बंद हो, वो चाहे कितनी भी तेज हो, उसकी उड़ान सिर्फ कल्पना है। लेकिन अगर सोच पिंजरे में रहकर भी दूसरों की सोच को झकझोर दे, तो वो सोच आजाद कहलाती है। बीरबल ने ताली बजाई। वाह, तो आप पिंजरे में रहते हुए भी उड़ना जानते हैं। आपसे मैं यही उम्मीद करता हूं मियां तोता। अकबर हंसे। अब दोनों ही बाजीगर लग रहे हैं, एक बोली का उस्ताद, एक सोच का साधक। तीसरी चुनौती, असली खेल शुरू होता है। तोते ने आंखें चौंधियाते हुए कहा, बीरबल, अब अंतिम सवाल। अगर तुम्हें आज यह चुनना हो कि तुम राजा के सबसे प्रिय बने रहो या अपने सबसे प्रिय सिद्धांत के साथ रहो, तो किसे चुनोगे? दरबारियों की सांसें थम गईं। बीरबल ने एक गहरी सांस ली और कहा, अगर मैं सिर्फ प्रिय बना रहना चाहूं तो मेरे निर्णय राजा के हिसाब से होंगे, लेकिन अगर मैं अपने सिद्धांतों के साथ रहूं तो शायद राजा मुझसे नाखुश हो जाएं। फिर भी मैं सिद्धांत चुनूंगा, क्योंकि प्रिय होने की इच्छा अस्थायी है, लेकिन सही होने की आत्मा शाश्वत। तोता कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने आंखें बंद कर लीं और धीरे से बोला, अब मैं चुप हो जाऊंगा, क्योंकि अब मेरी उड़ान पूरी हुई। बीरबल पास गए, पिंजरा खोला और तोते को अपनी हथेली पर बैठा लिया। तोते मियां, आप तो सच में बुद्धिमानों की बिरादरी के हैं। आपने वो सवाल पूछे जो दरबारी नहीं पूछ सके। तोते ने मुस्कुराकर कहा, और आपने वो जवाब दिए जो शायद दरबार का सबसे बड़ा बच्चा ही दे सकता था। अकबर ने ताली बजाई। बीरबल, आज तुमने साबित कर दिया कि सोच उम्र की मोहताज नहीं होती, और हां, यह भी साबित हो गया कि बच्चा कहलाना बुरा नहीं, बशर्ते उस बच्चे के पास तुम्हारी सी समझ हो। अंतिम दृश्य, पिंजरा खाली, सोच आजाद। तोते को खुले आसमान में छोड़ दिया गया। वो एक बार मुड़ा, बीरबल की ओर देखा और फिर उड़ गया, लेकिन जाते जाते उसकी चोंच से एक आखिरी वाक्य निकला, जो उड़ना चाहता है उसे पहले पिंजरे को पहचानना पड़ता है, बाहर वाला नहीं।
अंदर वाला। बीरबल उस वाक्य को सुनकर शांत खड़े रहे और फिर उन्होंने वहीं खड़े खड़े अकबर की ओर देखा। हुजूर, मैं अब भी बच्चा हूं, लेकिन अब मैं वो बच्चा हूं जो जानता है कि उड़ान पहले सोच में होती है, पंखों में नहीं। अकबर ने उठकर बीरबल को गले लगाया। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। कहानी समाप्त। अगली कहानी। जब 5 चालाक दरबारी एक झूठ पर लड़ पड़े, बीरबल ने सिर्फ एक शब्द बोला। दरबार का दिन कुछ अलग था। सूरज ने जैसे थोड़ी देर के लिए बादलों के पीछे छुपकर खुद भी यह तय किया हो कि आज कौन सच्चा है और कौन सबसे ज्यादा चालाक। बीरबल आज देर से आने वाले थे। यह बात जैसे ही फैली, 5 दरबारी अचानक गंभीर हो गए। और जब 5 चालाक दरबारी गंभीर हो जाएं, तो समझिए दरबार में या तो बहुत मजा आने वाला है या कोई जोरदार झगड़ा। शेख जी, बुजुर्ग मगर बातूनी, जिनकी आवाज हर बार 2 इंच ज्यादा ऊंची निकलती थी। ख्वाजा अजहर, नजाकत और चालाकी का मिश्रण, जिनकी हर बात में आधी सच्चाई और बाकी सिर्फ मुस्कान होती थी। हरिशंकर भट्ट, पंडितों की वाणी में राजनीति की कुटिलता मिलाकर चलने वाले सज्जन। नसीरुद्दीन, दार्शनिक मगर अपने ही तर्कों में उलझ जाने वाले। और बलवीर, सबसे छोटा मगर सबसे ज्यादा सब कुछ जानने का दावा करने वाला दरबारी। इन 5 के बीच हमेशा एक अघोषित प्रतियोगिता चलती रहती थी, सबसे बड़ा ज्ञानी कौन। लेकिन आज इन 5 के बीच लड़ाई एक झूठ हब्दन पर होनी थी, और यह झूठ खुद उन्होंने मिलकर गढ़ा था। तो तय हो गया, शेख जी ने धीरे से कहा। आज हम मिलकर बीरबल से सवाल करेंगे, जो पूरी तरह झूठ होगा। फिर देखेंगे कि कैसे वह इस झूठ में उलझता है। ख्वाजा अजहर ने पंखा झलते हुए कहा, हां, लेकिन सवाल ऐसा हो जो दिखने में सच्चा लगे मगर असल में जाल हो। हरिशंकर भट्ट बोले, चलो मैं शुरुआत करता हूं। हुजूर, कल रात एक अजीब घटना घटी। बलवीर बीच में कूद पड़ा, नहीं नहीं, वो पुराना हो गया। कुछ ऐसा होना चाहिए जिसे हम सब ने देखा हो और जो हुआ ही ना हो। नसीरुद्दीन गहरी आवाज में बोला, ऐसा झूठ जो हर किसी को लगे जैसे वो सच है, वो झूठ ही सबसे खतरनाक होता है। और यहीं से शुरू हुआ एक झूठ, 5 दिमाग और एक बड़ी गड़बड़ का खेल। ये 5 दरबारियों ने तय किया कि वो झूठ ये होगा। बीती रात बीरबल ने राजमहल की पिछली दीवार के पास चुपके से किसी विदेशी व्यापारी से कुछ सोने के सिक्के लिए और बिना किसी को बताए महल में वापस लौटे। अब हम सब ये बात अलग अलग तरह से राजा को बताएंगे ताकि उसे लगे कि हमने खुद देखा है, और जब बीरबल आएंगे तो हम 5 उनके सामने यही बयान देंगे, तब वो फंसेंगे। अगली सुबह अकबर का दरबार। अकबर जैसे ही सिंहासन पर बैठे, शेख जी सबसे पहले आगे बढ़े। हुजूर, उन्होंने गंभीरता से कहा, बीती रात मुझे कुछ अजीब सा लगा। मैं टहल रहा था, तभी मैंने देखा बीरबल किसी विदेशी से बात कर रहे थे। वो कुछ ले रहे थे, चमकते सिक्के जैसे। अकबर चौंके लेकिन कुछ बोले नहीं। ख्वाजा अजहर भी उठे, शेख जी सही कह रहे हैं, मैंने भी देखा। दरअसल मैं अपने सेवक को खोजने निकला था, तभी मैंने बीरबल को देखा। वो बहुत जल्दी में लग रहे थे। फिर एक एक करके बाकी तीनों भी वहीं बयान देने लगे, थोड़े अलग शब्दों में, लेकिन कहानी वही। अकबर की आंखें संकुचित हो गईं। क्या यह संभव है? उन्होंने खुद से पूछा। अभी वो कुछ कहते, तभी दरबार में बीरबल ने प्रवेश किया। हवा थोड़ी भारी थी, मुस्कुराहटें रुकी हुई थीं। सबकी नजरें बीरबल पर थीं, जैसे कोई अपराधी प्रवेश कर रहा हो। बीरबल ने धीरे से झुककर सलाम किया। बीरबल, अकबर ने सधी हुई आवाज में कहा, हमें 5 अलग अलग दरबारियों ने एक जैसी बात बताई है। क्या तुम पिछली रात किसी विदेशी से मिले थे? बीरबल मुस्कुराए, आंखों में जरा भी घबराहट नहीं थी। नहीं हुजूर, उन्होंने शांति से कहा, मैं कल रात तो अपने कमरे में ही था, कोई मिलने नहीं आया। अकबर बोले, पर 5 दरबारियों ने देखा है। बीरबल बोले, अगर 5 लोगों ने एक साथ कोई बात देखी है तो या तो वो बात सच होती है या वो एक बहुत ही बड़ा झूठ होता है जिसे बहुत चालाकी से फैलाया गया है। और यहीं बीरबल ने वह किया जो किसी को अंदाजा नहीं था। उन्होंने सिर्फ एक शब्द कहा, नीम का हराम। सन्नाटा छा गया। अकबर ने चौंक कर पूछा, क्या मतलब? बीरबल बोले, हुजूर,
जो अपने ही दरबार को झूठ में डुबो दे, सिर्फ इसलिए कि उसे लगता है वो दूसरों से ज्यादा चतुर है। वो इस दरबार का वफादार नहीं, वो दरबार का नीम का हैराम है। इस झूठ में कोई एक नहीं, पांचों शामिल हैं, और अगर आपने देखा हो तो सबके बयान में कोई ना कोई कमी थी। बीरबल ने सभी को देखा और कहा, शेख जी ने कहा मैं विदेशी से पैसे ले रहा था, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि कितने पैसे। ख्वाजा बोले, मैं जल्दी में था, पर उन्होंने यह नहीं बताया कि मैं किस दिशा में गया। हरिशंकर ने कहा, मैंने सिक्के लिए, पर वो नहीं बता सके कितने सिक्के। नसीरुद्दीन ने तो महल की उस दीवार का जिक्र किया जहां पिछले 2 साल से मरम्मत चल रही है और कोई जा ही नहीं सकता। अब सबके चेहरे उतर चुके थे। बलवीर ने कहा, लेकिन बीरबल जी, हम तो बस मजाक कर रहे थे। बीरबल बोले, झूठ जो मजाक बन जाए वो कभी किसी का सम्मान नहीं करता, ना उसका जो उसे बोलता है, ना उसका जिस पर बोला जाता है। अकबर अब समझ चुके थे कि यह सब एक सुनियोजित चाल थी। उन्होंने गरजते हुए कहा, पांचों दरबारी अब 2 सप्ताह तक दरबार में मौन रहेंगे, ताकि इन्हें समझ आए कि मौन ज्यादा बुद्धिमानी मांगता है और झूठ का बोझ बहुत भारी होता है। दरबार गूंज उठा, मगर इस बार हंसी से नहीं, शर्म से। बीरबल धीरे से मुस्कुराए और बोले, हुजूर, एक झूठ पर लड़ने वाले कभी जीतते नहीं, वो बस एक शब्द से हार जाते हैं। लेकिन उसी रात बीरबल को एक गुमनाम चिट्ठी मिली जिसमें लिखा था, झूठ तो हमने बोला था, मगर किसी ने हमें यह बताया था कि तुम सच में कुछ छुपा रहे हो। अब हम खुद नहीं जानते कि असली झूठ क्या था और असली सच कौन। बीरबल की मुस्कान गायब हो गई। जब 5 चालाक दरबारी एक झूठ पर लड़ पड़े, बीरबल ने सिर्फ एक शब्द बोला। बीरबल देर रात तक उस गुमनाम चिट्ठी को घूरते रहे। झूठ तो हमने बोला था, मगर किसी ने हमें यह बताया था कि तुम सच में कुछ छुपा रहे हो। अब हम खुद नहीं जानते कि असली झूठ क्या था और असली सच कौन। यह चिट्ठी जिस लहजे में लिखी गई थी वह डराने वाला नहीं था, उलझाने वाला था। बीरबल समझ गए थे कि पांचों दरबारी केवल अपनी चालाकी में उलझे नहीं थे, उन्हें किसी ने फंसाया भी था। सुबह दरबार में शांति थी। पांचों दरबारी अब 2 सप्ताह के मौन दंड में थे, पर बीरबल जानते थे वो सब भीतर ही भीतर खौल रहे होंगे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम कुछ सोच में लगते हो, वो चिट्ठी कुछ गड़बड़ है ना? बीरबल बोले, हुजूर, जो झूठ इन पांचों ने बोला वो उन्हीं का नहीं था। कोई उन्हें उकसा रहा था, कोई जो चाहता है कि दरबार की व्यवस्था बिगड़े, मेरी साख पर सवाल उठे और दरबार का विश्वास दरक जाए। अकबर ने भौहें चढ़ाई, किसका साहस है ऐसा करने का? बीरबल बोले, इसी सवाल का जवाब मैं लाऊंगा, मगर थोड़े अलग तरीके से। 3 दिन बाद बीरबल ने गुप्त रूप से महल के सभी सेवकों की सूची मंगवाई। एक नाम पर उनकी नजर अटक गई। राजबनु नामक एक पुराना दरबारी सेवक, जो पिछले कुछ महीनों से अचानक ही महल में सक्रिय हो गया था, खासकर दरबार के पीछे की दीवार के आसपास। वही दीवार जिसे पांचों ने अपनी झूठी कहानी में घसीटा था। बीरबल ने गुप्त रूप से राजबनु की निगरानी शुरू करवाई। वह सेवक दरबार में चुपचाप रहता, मगर रात में अक्सर कुछ देर दरबार के पुराने कागजों और रजिस्टरों में नजर आता। बीरबल को शक गहराया। एक रात बीरबल स्वयं साधारण वस्त्रों में महल की पिछली दीवार की ओर गए। वहां अंधेरे में हलचल थी। राजबनु किसी से फुसफुसा रहा था, हां, मैंने पांचों को वही बताया जो आपने कहा था। वो सब अपने झूठ में ऐसे फंसे कि उन्हें खुद नहीं पता चला कि किसने क्या बोला। दूसरी आवाज आई, अच्छा किया, बीरबल अब अकेला है, अगला कदम हम उठाएंगे। बीरबल ने बिना समय गंवाए पहरेदारों को संकेत दिया। राजबनु और उसके साथी को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। अगले दिन दरबार में अकबर ने सख्त लहजे में पूछा, बीरबल, क्या यह वही है जिसने पांचों दरबारियों को भड़काया? बीरबल बोले, जी हां हुजूर। राजबनु दरबार की पुरानी नीतियों से असंतुष्ट था। कुछ समय पहले उसके पिता को दरबार से हटाया गया था और तब से उसने प्रतिशोध की ठान ली थी। राजबनु ने सिर झुका लिया। मैंने बीरबल को नीचा दिखाने का मन बना लिया था। मैं जानता था कि उन पांचों में दिखावे की होड़ है। मैंने बस चिंगारी दी और उन्होंने बाकी काम कर दिया। अकबर ने देखा कि पांचों दरबारी अब अपनी मूर्खता पर शर्मिंदा थे। बीरबल बोले, झूठ जब अंदर से उपजता है
तो वह समझदारी के कपड़े पहन लेता है, लेकिन जब बाहर से डाला जाए तो वह आग बनता है जो पूरे दरबार को जला सकता है। अकबर ने राजबनु को राज्य से निष्कासित कर दिया और 5 दरबारियों को आदेश दिया गया कि वे एक विशेष सार्वजनिक सभा में अपनी भूल स्वीकार करेंगे और बीरबल से माफी मांगेंगे। सभा में जब 5 ने झुककर कहा, बीरबल जी, हम भूल गए थे कि सच बोलना सम्मान से बड़ा होता है, बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जो झुककर सच्चाई स्वीकारे वो फिर कभी झूठ के सामने नहीं झुकेगा। अंत में अकबर बोले, बीरबल, सिर्फ एक शब्द से तुमने सबका घमंड तोड़ा, फिर एक झूठ के पीछे छिपे कई चेहरों को उजागर किया। यह दरबार तुम्हारे बुद्धि का ऋणी रहेगा। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, जब 5 झूठ आपस में लड़ने लगें तो सच्चाई को बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बस सही वक्त पर एक शब्द काफी होता है। कहानी समाप्त। अगली कहानी। बीरबल ने दरबार में कहा, मैं सबसे मूर्ख हूं, और सबने ताली बजाई। अकबर का दरबार अपनी चतुराइयों, राजकीय चर्चाओं और राजनीति की गहराइयों के लिए प्रसिद्ध था, मगर उस दिन कुछ अलग ही हुआ जब बीरबल ने सबके सामने खड़े होकर घोषणा की, मैं सबसे मूर्ख हूं। दरबार में सन्नाटा। फिर कुछ दरबारियों ने धीरे धीरे हंसना शुरू किया। ख्वाजा अजहर ने अपनी मूंछों को ताव देते हुए फुसफुसाया, अब आया मजा। बीरबल को आखिर मानना ही पड़ा, और बलवीर तो जैसे खुशी में उछल ही पड़ा। चलो, कोई तो सच्ची बात बोली आज। मगर अकबर के चेहरे पर उत्सुकता थी। उनके लिए यह अजीब नहीं था कि बीरबल कुछ कहें, अजीब यह था कि बीरबल ने यह क्यों कहा। बीरबल, अकबर ने पूछा, क्या तुमने यह सोच समझकर कहा? बीरबल ने सिर झुकाया, जी हुजूर, पूरी समझ के साथ, और मेरा दावा है कि आज अगर दरबार में कोई सबसे बड़ा मूर्ख है तो वह मैं हूं। अब तो मामला गर्म होने लगा था। कुछ दरबारी मुग्ध हो उठे थे कि बीरबल ने अपनी हार मान ली है। कुछ चुप थे क्योंकि उन्हें बीरबल की चालों का अंदाजा था। दरबार में 5 दरबारियों की नई मंडली बनी थी, पंचप्रज्य। इस पंचप्रज्य मंडली का गठन हुआ था बीरबल को नीचा दिखाने के लिए। इन 5 में हर कोई खुद को सबसे चतुर समझता था। योजना यह थी कि किसी न किसी तरह बीरबल को इतना परेशान किया जाए कि या तो वह गलत साबित हो या खुद ही हट जाए। इनमें शामिल थे 1 पंडित सम्रभट्ट, ज्योतिष के झांता जो हर बात में नक्षत्र और योग ढूंढ लेते थे। 2 सेठ हरदास, व्यापारियों के सिरमौर जिनका दावा था कि चतुराई सिर्फ मुनाफे में होती है। 3 कवि गुलराह, तुकबंदी में तीखा मगर अक्ल से कोरा। 4 हकीम अजीमुद्दीन, देसी इलाजों का झांता जिसे लगता था बीरबल सिर्फ कहानियां सुनाता है। 5 राय कृष्णलाल, न्यायविद जो हर मामले में बीरबल की भाषा को भावनात्मक और तर्कहीन बताते थे। इन 5 ने मिलकर एक योजना बनाई, बीरबल को मूर्ख साबित करने की प्रतियोगिता। प्रतियोगिता का दिन आया। पंचप्रज्ञ ने खुली चुनौती दी। अगर बीरबल 5 सवालों के ऐसे उत्तर न दे सके जिससे तर्क और व्यवहार दोनों संतुष्ट हों, तो उन्हें दरबार में स्वयं को मूर्ख घोषित करना होगा। अकबर ने देखा बीरबल मुस्कुरा रहे थे। क्या स्वीकार करते हो? उन्होंने पूछा। बीरबल बोले, हां हुजूर, मगर एक शर्त पर। जब मैं हर प्रश्न का उत्तर दूं तो उसके अंत में पंचप्रज्ञ मंडली सार्वजनिक रूप से उत्तर की सत्यता को स्वीकारे। 5 दरबारी ने सहमति दे दी और प्रतियोगिता शुरू हुई। पहला प्रश्न पंडित सम्रभट्ट का। अगर एक राजा का ग्रह दोष उसके शत्रु को बलवान बना दे तो वह राजा क्या करे? बीरबल बोले, राजा को अपने कर्मों को ठीक करना चाहिए, न कि ग्रहों को, क्योंकि अगर उसका व्यवहार सही हो तो शत्रु चाहे जितने बलवान हो, जनता साथ नहीं छोड़ेगी, और जनता ही असली शक्ति है, कोई शनि, कोई राहु नहीं। अकबर मुस्कुराए। पंडित सम्रभट्ट ने भारी मन से सिर हिलाया। उत्तर स्वीकार है। दूसरा प्रश्न सेठ हरदास का। अगर 2 व्यापारियों में से एक मुनाफा कमाता है और दूसरा नहीं, तो चतुर कौन? बीरबल बोले, वह जो सिर्फ मुनाफा नहीं, भरोसा भी कमाता है, क्योंकि अगर कोई व्यापारी 2 पैसे कम कमाए लेकिन 10 लोग उस पर आंख बंद करके विश्वास करें तो उसका व्यवसाय दीर्घकालिक होगा और भरोसे का व्यापार हमेशा लाभ में रहता है।
हरदास का चेहरा थोड़ा उतर गया, मगर उसने भी कहा, उत्तर स्वीकार है। तीसरा प्रश्न, कवि गुलराह का। अगर किसी राजा का दरबार कविता समझने से इनकार कर दे तो क्या वह दरबार मूर्ख है? बीरबल बोले, नहीं, वो कविता ही अपरिपक्व है, क्योंकि असली कवि वही है जो आम आदमी के मन में प्रवेश कर जाए, न कि ऐसा जो अपनी टुकों में उलझा हो और दुनिया को मूर्ख समझे। गुलराह तमतमाया, मगर शब्दों के खेल में बीरबल से जीतना आसान नहीं था। उसने भी स्वीकार किया। चौथा प्रश्न, हकीम अजीमुद्दीन का। अगर एक इंसान हर रोग का इलाज हंसी से करे तो क्या वह बीमार लोगों के साथ अन्याय कर रहा है? बीरबल बोले, नहीं, वह सबसे बड़ा हकीम है, क्योंकि हंसी न केवल रोगी का दिल हल्का करती है, बल्कि कभी कभी शरीर से ज्यादा जरूरी मन को ठीक करती है। हकीम ने अनिच्छा से सिर झुका दिया। पांचवां और अंतिम प्रश्न, राय कृष्णलाल का। अगर कोई न्याय के बजाय माफी दे दे तो क्या वह न्यायिक व्यवस्था की अवहेलना नहीं करता? बीरबल बोले, कभी कभी माफी न्याय से बड़ा होता है, खासकर तब जब माफ करने से किसी का जीवन बदल सकता है। न्याय सबको मिलता है, मगर माफी दिल से आती है, और वह केवल वही दे सकता है जिसके पास शक्ति हो। दरबार तालियों से गूंज उठा। राय कृष्णलाल ने अपनी पगड़ी उतारकर बीरबल के चरणों में रख दी। उत्तर स्वीकार है। प्रतियोगिता समाप्त हुई। बीरबल मुस्कुराते हुए दरबार के बीचों बीच खड़े हुए। तो अब जैसा वादा किया था, मैं घोषणा करता हूं, मैं सबसे मूर्ख हूं। दरबार हतप्रभ रह गया। बीरबल ने आगे कहा, क्योंकि जो अपने आप को मूर्ख मान लेता है वह सीखना बंद नहीं करता, और जो सीखना बंद कर दे वही असली मूर्ख होता है। आज ये पांचों दरबारी बहुत विद्वान हैं, मगर इनमें से कोई भी खुद को सीखने लायक नहीं मानता। इसलिए मैं सबसे मूर्ख हूं और मुझे इस पर गर्व है। सन्नाटे के बाद तालियां बज उठीं। अकबर खुद खड़े होकर ताली बजा रहे थे। पंचप्रज मंडली अब बिखर चुकी थी। अंत में अकबर बोले, बीरबल, आज तुमने सिखाया कि चतुराई में विनम्रता होनी चाहिए, नहीं तो वह अहंकार बन जाती है, और मूर्खता तभी तक रहती है जब तक कोई उसे पहचान ना ले। तुमने खुद को सबसे मूर्ख कहा, मगर दरबार ने तुम्हें आज और भी ऊंचा स्थान दिया। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, मेरी असली चतुराई यही है कि मुझे अब भी लगता है मुझे बहुत कुछ सीखना बाकी है। कहानी समाप्त। बादशाह अकबर के समय में एक अजीब बात मशहूर थी, जहां बीरबल हो वहां झूठ की दाल भी बिना नमक के पकती है। लेकिन उस महीने में दरबार कुछ ज्यादा ही नमकीन हो गया था। वजह, लफड़े। जी हां, लफड़े यानी फुसफुसाहटें, कानाफूसियां, आधी अधूरी बातें जो एक दरबारी से दूसरे तक हवा की तरह चलती और फिर तूफान बन जाती। कोई कहता, बीरबल अब बूढ़ा हो गया है, उसकी चतुराई खत्म हो रही है। दूसरा कहता, मुल्ला 2 पैसा अब अकबर के कानों में ज्यादा घुस रहा है। तीसरा पूछता, क्या बीरबल हर रोज दही चूरा खाकर दरबार की योजनाएं ही बदल देता है? बीरबल तक सब पहुंचता, पर वो चुप रहता, मुस्कुराता और हर बात को हंसी में उड़ाता। लेकिन एक दिन बात हद से ज्यादा बढ़ गई। जब लफड़े दरबार की कुर्सियों तक पहुंच गए, दरबार में अचानक अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल को हर निर्णय में दरबार की मंजूरी लेनी होगी। पूरे दरबार में खलबली मच गई। बीरबल के चेहरे पर भी पहली बार हल्की सी भौहें उठीं। हुजूर, बीरबल ने कहा, यह नया नियम क्यों? अकबर ने कहा, कुछ दरबारियों का कहना है कि अब तुम्हारी सोच पक्षपाती होती जा रही है। अब हर राय जन सहमति से ही मान्य होगी। बीरबल हंसे, लेकिन आंखों में कोई और बात थी। हुजूर, अगर यह दरबार जन सहमति पर चलेगा तो फिर राजा की जरूरत ही क्या है? अकबर मुस्कुराए, जवाब समझदारी वाला है बीरबल, लेकिन अब इस दरबार में हवा बहुत उलझ चुकी है। हमें सच जानना होगा, इन लफड़ों के पीछे कौन है? एक गुमनाम चिट्ठी और चपरासी का नाम। अगली सुबह बीरबल को एक गुमनाम चिट्ठी मिली। अगर तुम सच में चतुर हो तो जाकर देखो, तुम्हारे सबसे बड़े विरोधी का नाम उसी किताब के पिछले पन्ने पर है जिसे कोई पढ़ता ही नहीं, और जो पढ़ता है वो खुद बोल नहीं सकता। बीरबल ने चिट्ठी पढ़ी, फिर उठ खड़े हुए। सीधा पहुंचे दरबार की दस्तावेज शाखात में। वहां बैठा था रामू चपरासी, पतला, खांसता हुआ, थोड़ी झुकी कमर वाला,
लेकिन आंखों में ऐसी तेजी कि जैसे हर दरबारी की चप्पल की आवाज पहचानता हो। बीरबल बोले, रामू, तुम यहां कितने वर्षों से हो? रामू ने सिर झुकाया। हुजूर, 18 बरस से। हर दस्तावेज की फाइल, हर दरबारी की शिकायत, हर हंसी का झूठ और हर आंसू की चिट्ठी सब मेरी आंखों से गुजरी है। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, और क्या तुमने कभी कोई चिट्ठी दरबार में घूमती देखी है जो शायद किसी की बदनामी के लिए हो? रामू ने पल भर को खांसा और कहा, हुजूर, लफड़े उन दीवारों से नहीं टकराते जहां सुनने वाले मौजूद हों। वे फर्श के नीचे से चलते हैं, जूते से जूते के बीच से, और कभी कभी मेरे पास से भी। बीरबल चौकन्ने हो गए। तो तुम जान सकते हो कि दरबार की हवा कौन बिगाड़ रहा है? रामू ने धीरे से कहा, जानता नहीं, लेकिन सुना बहुत कुछ है। रामू चपरासी की लफड़ा डायरी। रामू ने बीरबल को एक छोटी सी किताब दिखाई, पुरानी, धूल जमी, जिसके पन्ने स्याही से नहीं, संकेतों और कोढ़न से भरे थे। बीरबल ने पूछा, यह क्या है? रामू बोला, यह है लफड़ा डायरी। मैं जब जब किसी दरबारी को किसी को बदनाम करते सुनता या गलियारे में कोई कानाफूसी पकड़ता तो उसका सार एक संकेत में यहां दर्ज करता। बीरबल ने पन्ने पलटे। मकर संक्रांति से पहले गुलाब के इत्र में जहर। तलवार की म्यान से ज्यादा चलती है जूतों की नोक। जिसने बीरबल को बेकार कहा उसने अकबर की पीठ पर थपकी दी। सब कुछ प्रतीकों में, लेकिन बीरबल अब समझ चुका था साजिशें कहां पनप रही थीं। बीरबल की योजना, लफड़े की अदालत। अगले ही दिन बीरबल ने दरबार में एक अजीब सी सभा बुलवाई। नाम रखा गया, लफड़े की अदालत। अकबर ने पूछा, यह क्या तमाशा है? बीरबल बोले, हुजूर, आज हर दरबारी को मैं एक वाक्य दूंगा, वही जो लफड़ों में उड़ा था, और उसे साबित करना होगा कि वह या तो सच था या झूठ। दरबारियों को एक एक करके बुलाया गया। पहला वाक्य। बीरबल अब बूढ़ा हो गया है। दरबारी सकपकाया, मैंने मजाक में कहा था। बीरबल बोले, मजाक कभी कभी हथियार बन जाता है। दूसरा वाक्य। मुल्ला 2 पैसा अब दरबार का असली नीति निर्माता है। मुल्ला बौखलाया, किसने कहा? बीरबल बोले, लफड़े चुपचाप नहीं आते, उनकी आवाज दस्तावेजों में छुपी होती है। तीसरा वाक्य। रामू चपरासी सबसे ज्यादा सुनता है और सबसे चुप रहता है। पूरा दरबार चुप। बीरबल मुस्कुराए, लेकिन वो अब चुप नहीं रहेगा। रामू का खुलासा, असली षड्यंत्र का नाम। रामू खड़ा हुआ, थरथराते हाथों से डायरी खोली और बोला, जिस नाम की लफड़े में सबसे ज्यादा गूंज है वो है दरबारी हरिकिशन लाल। हरिकिशन चौंके, मैं? लेकिन मैं तो। रामू बोला, आपके नौकर हर सुबह दरबार में दस्तावेज रखकर पीछे से कानाफूसी करते थे। आपने बीरबल के खिलाफ योजनाएं बनाई थीं। सब यहां लिखा है। हर सुबह गुलाबजल के साथ आती थी बदबू। हरिकिशन लाल गुस्से में बोले, तुम तो बस एक चपरासी हो। बीरबल ने एक कदम आगे बढ़ाया। चपरासी वो होता है जो दरबार की गंदगी साफ करता है, और आज रामू ने साफ किया तुम्हारे झूठ का कीचड़। अकबर का फैसला और एक नई घोषणा। अकबर ने कहा, हरिकिशन को 1 महीने के लिए दरबार से निकाला जाता है और रामू चपरासी को दरबारी सत्यवाचक की उपाधि दी जाती है। रामू रो पड़ा। बीरबल ने उसकी पीठ थपथपाई। तुम्हारे जैसा कोई नहीं रामू। तुम्हारी चुप्पी में वो सच्चाई थी जो हमारी गूंज में भी नहीं। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई। जब दरबार समाप्त हुआ और सब जाने लगे, रामू चुपचाप बीरबल के पास आया और एक और पन्ना पकड़ाया। हुजूर, ये आखिरी पन्ना बचा था। इसमें लिखा है, जो सबसे ज्यादा चुप रहता है वही सबसे गहरा राज जानता है, और वो चपरासी नहीं है। बीरबल ने चौंक कर पूछा, कौन है वो? रामू बोला, मैं नहीं जानता, लेकिन यह पन्ना उसी दरबार की अलमारी में मिला जहां राजा की चिट्ठियां बंद होती हैं। बीरबल ने पन्ना उलटा पलटा और फिर अचानक चौंक गए। यह तो अकबर की हस्तलिपि है, लेकिन इसमें किसी और ने कुछ जोड़ा है। बीरबल ने धीरे से कहा, कहीं दरबार की सारी लफड़ों का असली सूत्रधार हमारे बीच ही तो नहीं? जब बीरबल ने कहा, हर बात हवा से नहीं आती, कुछ बातें हवा को भेजने वाला भी होता है, बीरबल की नजर उस पन्ने पर थी जिसे रामू ने उन्हें थमाया था।
पन्ने में दो अलग अलग हस्तलिपियां थीं। पहली अकबर की, सीधी, मजबूत और रोशनाई से गाढ़ी। दूसरी हल्की, तिरछी लेकिन चालाक, जैसे किसी ने राजा की चिट्ठी में चुपचाप झर घोल दिया हो। अकबर ने लिखा था, बीरबल अब उम्रदराज हो चला है, लेकिन अभी भी सबसे भरोसेमंद है। नीचे किसी और ने जोड़ा था, पर भरोसे के नीचे अक्सर घमंड पलता है। अगर उसे नियंत्रित न किया जाए तो वह राजसभा को नुकसान पहुंचा सकता है। बीरबल ने अपनी आंखें उठाईं। रामू चुप खड़ा था। दरबार खाली हो चुका था। बस ये दो बुद्धिमान पुरुष और एक राज की परतें थीं। बीरबल ने धीरे से कहा, रामू, क्या तुम्हें यकीन है कि यह पन्ना राजा की अलमारी से मिला था? रामू बोला, हां हुजूर। कल जब हरिकिशन को दंड मिला और दस्तावेजों की छंटनी हुई, तभी यह पन्ना मिला। बीरबल बोले, तो अगर यह राजा की अलमारी में था और इसमें किसी और की लिखावट है, तो इसका मतलब है कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे वहां पहुंचने का विशेषाधिकार है। रामू धीरे से फुसफुसाया, मतलब दरबार का ही कोई भरोसेमंद अधिकारी। बीरबल की आंखें सिकुड़ गईं। या फिर खुद राजा का परछाई, वह जिसे सब देखते हैं पर पहचानते नहीं। अगली सुबह बीरबल का मौन और एक चुनौती। बीरबल अगली सुबह दरबार में एकदम चुप थे। न सलाह, न हंसी, न कोई प्रतिक्रिया। दरबारी परेशान, अकबर हैरान। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम्हारा चुप रहना किसी तूफान की आहट है क्या? बीरबल ने सिर झुकाया और कहा, हुजूर, दरबार में कोई ऐसा है जो आपकी छवि के नीचे अपनी कलम चला रहा है। मैं तब तक चुप रहूंगा जब तक उस हाथ को पकड़ ना लूं। अकबर गंभीर हो गए। क्या तुम मुझ पर शक कर रहे हो बीरबल? नहीं, जहां शक होता है वहां दोस्ती नहीं टिकती, और मैं अभी भी आपका मित्र हूं। यह सुनकर दरबार गूंज गया। बीरबल की योजना, बिना नाम वाला दस्तावेज। उस शाम बीरबल ने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा गया, अकबर को हटाकर बीरबल को असली शासक बनाना चाहिए। बीरबल तो अब आधे दरबार को चला ही रहा है, क्यों ना पूरा राज्य उसी को सौंप दिया जाए। चिट्ठी को उन्होंने जानबूझकर दरबारी तिजोरी के पास गिरा दिया, ताकि वो सही व्यक्ति के हाथ लगे, वही जो छुपकर दरबार को चला रहा था। 3 दिन बीते, कोई हलचल नहीं। चौथे दिन अकबर ने बीरबल को बुलाया। उनकी आंखों में संदेह था। बीरबल, मुझे ये चिट्ठी मिली है। उन्होंने वही चिट्ठी आगे बढ़ाई। क्या तुम राजा बनना चाहते हो? बीरबल मुस्कुराए, नहीं हुजूर, मैं चाहता हूं कि आप देखें वह कौन है जो आपको यह चिट्ठी लाकर देता है और साथ में यह कहता है कि अब बीरबल खतरनाक हो गया है। अकबर चौंक गए। तुम ये कहना चाहते हो यह चिट्ठी भी एक जाल थी? बिल्कुल, और उस जाल में जो पहला नाम फंसेगा वही असली लेखक है, क्योंकि जो यह चिट्ठी पहले पढ़ेगा वही उसे आपको सबसे पहले लाकर देगा। अकबर की आंखें चमक उठीं। और यह चिट्ठी मुझे किसने दी? उन्होंने रुककर कहा, राजकवि अमीचंद ने। दरबार में पर्दाफाश। अगले दिन दरबार में सब एकत्र हुए। बीरबल और रामू सबसे पीछे खड़े थे। बीरबल ने कहा, आज हम दरबार की सबसे सुसंस्कृत आवाज को सुनेंगे, जो हर बार ज्ञान के गीत गाता है और चुपचाप दूसरों के कानों में झर घोलता है। राजकवि अमीचंद को बुलाया गया। बीरबल ने पूछा, क्यों अमीचंद, आपने अकबर को वो चिट्ठी क्यों दिखाई? अमीचंद बोले, मैंने सोचा राजा को पता होना चाहिए कि दरबार में कौन उनकी जगह लेना चाहता है। बीरबल मुस्कुराए, बिल्कुल, और अब वो जगह तुम्हारी होगी, जेल की कोठरी में। सब चौंके। बीरबल ने चिट्ठी को निकाला और कहा, इसकी दूसरी हस्तलिपि का मिलान हमने उन कविताओं से किया है जो अमीचंद हर सप्ताह राजा को भेंट करते हैं। अक्षर, लय, स्पेसिंग सब एक जैसे। अमीचंद घबरा गया, लेकिन मैंने तो सिर्फ लफड़े फैलाए, दरबार को बांटा, बीरबल के विरुद्ध माहौल बनाया और राजा को भ्रमित किया। बीरबल बोले। अकबर ने कहा, अब मैं जान गया हूं कि कभी कभी सबसे मीठा बोलने वाला सबसे जहरीला होता है। रामू को मिला आखिरी सम्मान। बीरबल ने आगे कहा, और जिस सच्चे आदमी ने इन झूठों की गूंज के बीच सच्चाई की आवाज बुलंद की, वह कोई राजकवि, मंत्री या वजीर नहीं, बल्कि रामू चपरासी है। अकबर बोले, रामू, अब से तुम केवल चपरासी नहीं, दरबार प्रहरी कहलाओगे, जो दरबार की नब्ज समझता है और जरूरत पड़ने पर उसे ठीक भी करता है। रामू की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार गर्व से भीगी हुईं।
अंतिम संवाद और सच्ची शांति। बीरबल और अकबर अकेले बाग में टहल रहे थे। अकबर बोले, बीरबल, जब तुम चुप हुए थे तो सबसे ज्यादा शोर मेरे मन में था। अब जब तुमने सब सुलझा दिया है तो मन शांत है। बीरबल हंसे, हुजूर, कभी कभी शांति पाने के लिए शोर को समझना जरूरी होता है, और शोर वहां नहीं होता जहां लोग चिल्लाते हैं, बल्कि वहां होता है जहां लोग धीरे से बोलते हैं और पीछे झर छुपा होता है। अकबर बोले, अब से दरबार में जो सबसे कम बोलेगा उसे हम सबसे ध्यान से सुनेंगे। बीरबल ने मुस्कुराकर सिर झुकाया, और उसी शाम रामू ने वह लफड़ा डायरी आग में डाल दी, क्योंकि जहां सच सामने आ जाए वहां फुसफुसाहटों की जरूरत नहीं होती। समाप्त। अगली नई कहानी। बीरबल और वो बुजुर्ग दरबारी जिसने कहलवा दिया कि बीरबल सबसे छोटा बच्चा है। बादशाह अकबर का दरबार उस दिन कुछ ज्यादा ही चमक रहा था। मोती से जड़ी दीवारें, इत्र से महकता फर्श, और ऊपर से उस सुनहरी छत से छनकर आती धूप, सब कुछ जैसे ये बता रहा था कि आज कुछ खास होने वाला है। लेकिन अकबर खुद थोड़े खिन्न थे। उनका चेहरा वैसे ही तनाव में था जैसे दरबार में खाने के वक्त खीर न मिले। वो कुर्सी पर टिके बैठे थे, एक हाथ से मूंछों को घुमा रहे थे और दूसरे हाथ से बीरबल की तरफ इशारा कर रहे थे। बीरबल, अकबर बोले, तुम्हारी समझदारी पर कोई शक नहीं, लेकिन अब जमाना बदल रहा है। कुछ बुजुर्ग दरबारियों की राय में तुम्हारी सोच अब बच्चों जैसी हो गई है। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, अगर बच्चा होना मतलब है कि दिमाग खुला हो तो फिर मैं गर्व से कहता हूं, मैं सबसे छोटा बच्चा हूं। यह सुनकर दरबार में हंसी की लहर दौड़ गई, लेकिन तभी एक भारी आवाज ने सबकी हंसी को बीच में ही काट दिया। सच कहूं, जहां अपना बीरबल अब उतना गूढ़ नहीं रहा जितना पहले था। यह आवाज थी दरबार के सबसे बुजुर्ग, सबसे शांत और सबसे कम बोलने वाले दरबारी की, ख्वाजा अब्दुल कादिर। उम्र 90 के पार, लेकिन शब्दों की धार अभी भी तलवार जैसी। उनके बोले शब्दों की गूंज सीधा बीरबल के आत्मविश्वास को ठोक रही थी। बीरबल अब बच्चा है। हां, मैं कह रहा हूं, बच्चा। सोच का बच्चा, समझ का बच्चा, चालाकी का नहीं, लेकिन परिपक्वता का बच्चा। दरबार में सन्नाटा था। बीरबल पहली बार कुछ पल को चुप रहे। अकबर ने आंखें सिकोड़कर कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहोगे बीरबल? बीरबल धीरे से मुस्कुराए, हुजूर, जवाब दूंगा, लेकिन आज नहीं, आज नहीं, क्योंकि मैं एक खेल खेलने वाला हूं। ऐसा खेल जिसमें पूरा दरबार शामिल होगा और जवाब खुद अपने आप बोल पड़ेगा। बीरबल की चाल, सोच का आईना। अगली सुबह बीरबल ने दरबार में एक ऐलान कराया, आज शाम सोच का आईना प्रतियोगिता होगी। हर दरबारी को एक सवाल मिलेगा और जवाब देगा वो जैसा कोई बच्चा दे सकता है। अगर उनका जवाब सही हुआ तो समझा जाएगा कि वे अभी भी बच्चा हैं, खुले दिमाग वाले, और अगर नहीं तो फिर बुजुर्ग सिर्फ उम्र से होंगे, सोच से नहीं। बुजुर्ग दरबारी अब्दुल कादिर ने झुर्रीदार मुस्कान दी। बड़ी अजीब प्रतियोगिता है बीरबल, लेकिन हम भी देखेंगे तुम्हारा आईना कितना चमकता है। शाम ढली, दरबार में एक विशेष मंच सजाया गया। बीरबल ने उसे नाम दिया बुद्धि का झूला, मासूमियत का तौल। हर दरबारी को बुलाया गया। सवाल, उत्तर और ताली या ठहाके, इसी पर आधारित था खेल। पहली चुनौती, सवाल जो मुर्गी से टकराया। बीरबल ने पहले दरबारी से पूछा, अगर एक मुर्गी रोज एक अंडा देती है तो 4 मुर्गियां 4 दिन में कितने अंडे देंगी? दरबारी कुछ सोचने लगे, माथा खुजाने लगे। 4 मुर्गियां 4 दिन में, अरे हां, 16 अंडे। बीरबल ने कहा, गलत, एक बच्चा जवाब देता। 4 मुर्गियां तो रोज 4 अंडे देंगी, 4 दिन में तो 16 ही हुए। लेकिन बच्चा यह भी कहता कि अगर किसी दिन मुर्गी को सर्दी हो जाए तो? दरबारी सकपकाया। बीरबल बोले, सोच, जब नियमों में बंधेगी तब बच्चे जैसे जवाब नहीं आएंगे। खुलापन चाहिए, थोड़ा अटपटा, थोड़ा सच। अकबर मुस्कुराए। दूसरी चुनौती, अब्दुल कादिर की बारी। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मैं खुद उस बुजुर्ग दरबारी से एक सवाल पूछना चाहूंगा जो मुझे सबसे छोटा बच्चा कहते हैं। अब्दुल कादिर उठ खड़े हुए। पूछो, जबान और सोच दोनों तैयार हैं। बीरबल बोले, मान लीजिए आप एक पुल के ऊपर हैं और एक तरफ शेर है और दूसरी तरफ एक कुआं, आप कहां जाएंगे? कादिर बोले, पुल पर ही रुकूंगा।
सोच समझकर। बीरबल बोले, बिल्कुल, लेकिन एक बच्चा कहता, मैं शेर से कहूंगा, आपकी शान के लिए मैं मर जाऊंगा, लेकिन आपसे लिपट कर। और शेर डर जाएगा कि बच्चा कुछ जानता है, और कुएं में कूदना तो मूर्खता है, लेकिन डर से दोस्ती कर लेना बच्चा सिखा सकता है। पूरा दरबार तालियों से गूंज उठा। तीसरी चुनौती। एक नकली बीरबल दरबार में एक नया मोड़ तब आया जब एक नकाबपोश शख्स सामने आया और बोला, मैं असली बीरबल हूं, और ये जो यहां बैठा है वो तो सिर्फ मेरी नकल कर रहा है। अकबर चौंके। क्या बकते हो? वो बोला, मुझे एक मौका दो, मैं 3 ऐसे सवाल पूछूंगा जिनके जवाब असली बीरबल ही दे सकता है। बीरबल शांत रहे। नकाबपोश ने पहला सवाल पूछा, ऐसी कौन सी चीज है जो एक राजा से लेकर भिखारी तक के पास होती है लेकिन कोई दिखा नहीं सकता? बीरबल बोले, सपने। दूसरा सवाल, ऐसा कौन सा सवाल है जिसका जवाब देना हर कोई जानता है लेकिन सवाल आते ही चुप हो जाता है? बीरबल हंसे, तुम कौन हो? और तीसरा, ऐसा कौन सा काम है जिसे करने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी समझदारी की जरूरत होती है लेकिन करने वाला खुद समझता है कि वो मूर्ख है? बीरबल ने कहा, सच बोलना। नकाबपोश कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसने नकाब हटाया और सब दंग रह गए। वो था खुद अब्दुल कादिर। खुलासा, बुजुर्ग दरबारी की साजिश या परीक्षा? क्या? अकबर चौंके, तुम ही नकाब में थे? अब्दुल कादिर मुस्कुराए, मैंने कहा था ना, बीरबल अब बच्चा है और बच्चे से ही बच्चा पहचानेगा। मैंने ये सब इसलिए किया ताकि तुम्हारा दिमाग फिर से उड़ान भरे। तुम खुद से पूछो कि क्या तुम अब भी वही तेज बीरबल हो, और तुमने साबित कर दिया तुम सबसे छोटे हो, सोच में, जिज्ञासा में और खुलापन में। बीरबल ने झुककर कहा, और आप सबसे बड़े हैं समझ में, योजना में और अभिनय में। पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लेकिन तभी अचानक दरबार के बाहर से